सीटेट जो 2018 का पेपर हुआ था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और 2019 फिर 21 उसके बाद 22 23 24 में जो परीक्षाएं हुई इसी पेपर से लगभग 3 से 4 प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस पेपर को परीक्षा देने से पहले, सीटेट 2026 से पहले इस क्लास को अगर आप देख करके जाते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपके सीडीपी के यहीं से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम आपको बता दें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखता हूं कितने प्रश्न आज इस क्लास से आप सही करते हैं। अगर आपके प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं तो प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट नंबर का, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और देखिए कितने प्रश्न आप सही कर लेते हैं और तैयार भी कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि सृजनात्मकता को खाली स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जा सकता है, रवादार बौद्धिकता से, अवृत सोच से, विविध सोच से, या द्रव बौद्धिकता से। आप लोग बताएंगे कि सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जा सकता है। इसका सही आंसर आप लोगों को सोच लेना है। राइट आंसर आप लोग समझ गए क्या होगा? हाँ सर, इसका सही आंसर हो जाएगा विविध सोच। सृजनात्मकता का मतलब होता है जब बच्चे विविध तरीके से, अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, तो इसी को कहा जाता है जो है सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए ये है, 30 प्रश्न कराएंगे, इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इस पेपर से प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में। किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके खाली स्थान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत, वाक्यात्मक के अंतर्गत, विभक्ति विषयक के अंतर्गत, या ध्वनि संबंधी के अंतर्गत। यानी किसी भी भाषा, कोई भी भाषा, उसके स्वीकृत जो ध्वनि संयोजन होते हैं किसके नियमों के अंतर्गत माना जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, क्या आपको पता है इसका आंसर? हाँ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि संबंधी। यहाँ पे देखिएगा, नई याद तैयार कर लीजिए, जब भी ध्वनि संयोजन की यहाँ पे बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ध्वनि संबंधी। देखिए यहाँ पे दिया ध्वनि, तो यहाँ पे ध्वनि संबंधी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और मैं आपको बता दूं सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पे है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया जो है किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, या सामाजिक भाषाई उद्गृत कहते हैं, संस्कृति प्रभावित कहते हैं। आप लोग बताएंगे क्या इसका आंसर पता है? क्या इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप सही कर पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा निर्धारित। आप कहेंगे सर कैसे, थोड़ा समझ लीजिए। जब सोचने की प्रक्रिया, जब बच्चों के अंदर सोचने की जो प्रक्रिया है किसी भाषा द्वारा प्रभावित होगी तभी तो इसी को कहा जाता है भाषा निर्धारित। ऐसा क्यों? क्योंकि भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है, इसका मतलब भाषा द्वारा निर्धारित हो रही है। निर्धारित यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आपका हो जाएगा। ये लीजिए चौथा प्रश्न, 30 प्रश्न कराएंगे, क्लास में बने रहिएगा। अगर आपने पूरा क्लास देख लिया तो 3 से 4 प्रश्न, क्या 5 प्रश्न तक इस क्लास से आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2018 पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टफ भी पूछा गया था 2018 का पेपर। ये चौथा प्रश्न है कि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पे उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रही रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। यानी कि रवि एक नन्हा मुन्ना बालक है, एक बच्चा है छोटा सा, उसका क्या करता है कि वह जो है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के लिए कुछ, उसके आधार पे वो उपकरणों में उसकी कुछ खराबी आ जाती है। जब वो खराबी आ जाती है तो उसके कारण जो है वो उपकरणों का, जो उसके पास उपकरण रहते हैं उसकी मरम्मत करता है। तो ये क्या कर रहा है? कलन विधि का उपयोग कर रहा है, मानसिक दृढ़ता कर रहा है, अनुमान विधि कर रहा है, या अंतर्दृष्टि क्या कर रहा है? तो आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपको देने हैं। शानदार प्रश्न है, बेहतरीन। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चे क्या कर रहा है, बच्चा जो है कि परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है, यानी उसका उपकरण उपकरण खराब हो गया तो उसका मरम्मत कर रहा है, इसका मतलब अनुमान लगा रहा है। सही आंसर आपका ये हो जाएगा, अनुमानी विधि है। ये कौन सी विधि कहलाएगी बच्चे की? अनुमानी विधि कहलाएगी। जब किसी बच्चे को उपकरण खराब हो जाए, जब उसकी मरम्मत करते हैं तो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, हाँ सर। ये वाला प्रश्न क्या इसका आंसर आप लोगों को आ रहा है? चलिए देखिए हमारे तरफ मत, इस पे देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर आप बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हमारे पास है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है, वह उपयोग कर रही है। दिव्या क्या करती हैं? दिव्या एक शिक्षिका है, वो क्या करती हैं? निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बना देती है, वह जो कर आसान बना देती है, वह उपयोग करती है। नहीं, ये बच्ची है। यहाँ पे ऑप्शन है द्वितीय विस्तारण विधि का, या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का। देखिए हम आपको बता दें, जब आप जो है किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, करके आसान बना दिया जाता है, तो
यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। यानी कि जब बच्चे, नन्हे मुन्ने बालक या शिक्षक किसी कार्य को, जैसे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट करके आसान कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है विश्लेषण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न नहीं है तो प्रश्न को तैयार कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, यह वाला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हमारे पास है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यानी पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण कौन करता है? समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एवं आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। यानी कि क्या कह रहा है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण जो है ये समाज करता है, समाज तय करता है। यह कथन बताता है कि, यह कथन क्या बताता है कि जो लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण है। क्या है? सामाजिक अवतरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, देखता हूं इसको सही कर पाते हैं कि नहीं। चलिए इसका आंसर आप बताइए। चलिए सभी लोग देखिए, प्रश्न को देख रहे हैं ना, देखता हूं कितने प्रश्न सही करते हैं। यहाँ पे है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, ग्रेडिंग संचय प्रणालियां खाली स्थान के कुछ उदाहरण है। ये जो ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन है, ग्रेडिंग संचय प्रणाली, ये किसके उदाहरण है आपको बताना है। तो क्लास में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि का, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने का, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का। आप लोग बताएंगे कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और ग्रेडिंग संचय प्रणाली किसके कुछ उदाहरण है। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगमकर्ताओं की। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, सीखने वाला अर्थात बच्चा, बच्चे की उपलब्धि के आकलन की यह गणन विधि है। क्या है? गणन विधि है। ठीक है, क्या ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन है, इसके माध्यम से बच्चों को, तो ग्रेडिंग के माध्यम से, अंक के माध्यम से बच्चों को नंबर, मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गणन विधि तो है, गणना के लिए, गिनती के लिए जो है इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों का। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चीजों को रिलेट कर लीजिए आंसर को, कैसे आंसर इसके सही हो रहे हैं। ठीक है, तैयार रहेगा आपका। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे, देखता हूं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। यानी जो अधिगमकर्ता अर्थात सीखने वाला, सीखने वाला अर्थात बच्चा, बच्चे की उपलब्धि का जो है कि आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, क्लासों में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। यानी जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बालक, इनकी उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? शिक्षण अधिगम, शिक्षण मतलब पढ़ाना, अधिगम मतलब सीखना वाली विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में ये सहायता करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपके पास है। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। ये देखते हो बता पाते हैं कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। इस क्लास के 30 के 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने देख लिया, क्लास छोड़ करके गए भाई, तो कोई बात नहीं है, बहुत लोग आप लोग जा सकते हैं। लेकिन इस क्लास से मैं आपको बता दूं, 30 के 30 प्रश्न महत्वपूर्ण है। और हर पेपर में प्रश्न आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, क्षमता व समान अवसर पर, सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण पर, विश्व बंधुता पे, या सामाजिक संतुलन पे। यानी कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। किसके आधारित है? चलिए आप लोग आंसर सोचिए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर पे। समावेशी शिक्षा ही बात करती है कि सभी बच्चे हमारे लिए समान है। समावेशी शिक्षा का ही बात किया जाता है यहाँ पे, सभी बच्चों को समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिले। ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर ये चीजें आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? 1995 में, 1999 में, 2016 में, 1992 में। नहीं पता है तो जान लीजिए 2016 में। किसमें? 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, शानदार है। सभी प्रश्न नहीं पता आंसर है, फिर भी तैयार कर लीजिए। ये नहीं कि सर हमें नहीं पता है, तो नहीं पता तैयार करिए ना। इंपॉर्टेंट है ना प्रश्न सभी हम लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देख करके जाइएगा। प्रश्न हमारे पास है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए
ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चे, यानी जानते होंगे आप लोग जो है कि चाहे जुड़वे बच्चे हों या कोई भी दो बालक हो, उनमें व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती है। रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, बुद्धि के आधार पे, शारीरिक के आधार पे, यही व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ पे शिक्षक क्या करे, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। क्या ये ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, यानी बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा जा सके। आप लोग बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा? स्मार्टली केवल पॉजिटिव आंसर आपको सिलेक्ट करना है, सकारात्मक रहना है। देखिए, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पे विशिष्ट व्यक्तिगत, किसी विशिष्ट बच्चों के लिए नहीं, ऑप्शन नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत विविधताओं के अनुसार वर्गीकृत मतलब होता है क्लासिफिकेशन, अलग अलग करना, ये भी नहीं होगा। इस तरह से केवल ओनली वन ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है, यानी विविध अधिगम आवश्यकता वाले हो, यानी ऐसे बच्चे जो उनको सीखने के लिए विविध अधिगम आवश्यकता अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का भी प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, ऐसे शिक्षक चाहिए वहां पे। बेहतरीन आंसर आपका ए हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आता रहता है और बहुत से लोग इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं। प्रश्न हमारे पास क्या है यहाँ पे कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि, यहाँ पे जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है, किसकी बात करते हैं? दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 24 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। अगर आप इसका सही आंसर सोच रहे हैं बी होगा तो ना गलत होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था 2009, वो जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, इनका फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का होता है बच्चों का, कि सरकार उन लोगों को जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है कि प्रोवाइड करे, ठीक है, प्रदान करे। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें जो निःशक्त हैं, उनके लिए वो सीमा बढ़ा करके 18 साल का है, ठीक है, 6 से 18 वर्ष तक है, क्योंकि यहाँ पे दिव्यांग की बात किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। उनका फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका। लीजिए, ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखता हूं इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। प्रश्न है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है, यानी विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है, किससे है? शिक्षण व्यवसायिक की सार्वभौमिक संहिता से, शिक्षण के लिए सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण से, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा की नैतिक विचार से। क्या है प्रश्न आपको आ रहा है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विविध अधिगमकर्ता वाले सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है कि अधिगम की सार्वभौमिक क्या है, संरचना से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तैयार कर लीजिए सभी प्रश्नों को, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि स्व जागरूकता, क्या स्व जागरूकता बच्चों में एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। ये किसमें जो है कि निहित है? जैसे स्व जागरूकता है, बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण है, जैसे बच्चों में योजना बनाने का, समीक्षा करने का और संशोधन करने का इत्यादि। ये किस चीजों में जो है अंतर्निहित है? संज्ञान बोध में, संज्ञान में, यहाँ पे समायोजन में, केंद्रीयकरण में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा समायोजन में। किसमें हो जाएगा? समायोजन में। भरने वाले प्रश्न आपके 3-4 आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी था। ये लीजिए, आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूं इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जा सकता है, यानी नन्हे मुन्ने बालक क्या करते हैं, प्राप्त की गई जो सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए जो है अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो यह क्या कहा जाता है? जब बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं तो सृजनात्मक सोच कहता है, अमूर्त सोच कहा जाता है, मूर्त सोच कहा जाता है, या प्रतिक्रियावादी सोच कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे? यहाँ पे देखिए, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए जब बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो यह कहलाता है मूर्त सोच। क्या कहलाता है? मूर्त सोच कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ सर, बढ़िया है। ये लीजिए 16 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आप बताएँगे क्या हो जाएगा? देखता हूँ क्या बताते हैं। प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को कहा जाता है। यानी जो अधिगमकर्ता मतलब बच्चा। बच्चा जब सीखता है, व्यक्तिगत जो उसकी क्षमता के आधार पे उसकी जो कठिनाइयाँ के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को क्या कहा जाता है? चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन या विभेदी अनुदेशन। आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। आप कहेंगे सर समझ में नहीं बात आई। अब ध्यान से समझिए। देखिए, अधिगमकर्ता मतलब बच्चा, न नमूना बालक अर्थात सीखने वाला अर्थात बालक। व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे जो उसकी व्यक्तिगत क्षमता होती है बच्चे की, ठीक है, उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखने हुए पढ़ने की विधि को, यानी जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, अगर आप एक शिक्षक हैं, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे की जो व्यक्तिगत क्षमता है, कितनी बच्चे की क्षमता है, उसका आप ध्यान रख रहे हैं, उसकी कठिनाइयों को ध्यान रख रहे हैं कि सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। तो इसके जो पढ़ने की विधि को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। बहुत ही साधारण प्रश्न प्रश्न पूछा गया। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। किसके चरण का? अभिप्रेरण का, आत्मनिर्भरता का, सामान्यीकरण का या अधिग्रहण का। क्या इस प्रश्न का आपका आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। सही आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम चरण का पूर्ववर्ती है। पहले सामान्यीकरण, उसके बाद प्रतिपालन आता है। ठीक है, हाँ, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और इसका देखते हैं क्या आंसर आप बताते हैं। देखिए सभी प्रश्न कठिन है, ऐसा नहीं कितना आसान प्रश्न है। ये फैक्चुअल और लॉजिकल प्रश्न है और डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, पढ़े रहेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। देखिए प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पहली से सीखे गए कार्यों में सुधार के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यानी पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रहा है। वह शिक्षण की खाली आसान विधि का प्रयोग कर रहा है। अवलोकन का, संशोधन का, प्रतिरूपण का या अनुकरण का किसका कर रहा है? आप लोगों को बताना है। जैसे पहले से सीखे हुए में, जैसे बच्चे कुछ चीजें पहले से सीखे हुए हैं, उसमें शिक्षक चाह रहे हैं कि उसमें कुछ सुधार कर ले। ठीक है, कुछ सुधार कर ले तो वो शिक्षक प्रदर्शन करके बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये चीजें कहलाती हैं आपका प्रतिरूपण। प्रतिरूपण कब ये होता है? जब बच्चे पहले से कुछ चीजें सीखे रहते हैं और उन चीजों को सीखे रहते हैं और टीचर उसी चीज को प्रदर्शन करके सिखाता है ताकि उसमें सुधार हो सके। इसी को कहा जाता है प्रतिरूपण, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ सर। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न और ये 20 नंबर का प्रश्न है और देखता हूं क्या बताते हैं। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। सतर्क है, निवर्तमान है, निरंकुश है, चौकस है। आप लोग बताइएगा इन दोनों लोगों के अनुसार, मैंस और जेनिस के अनुसार, अगर बच्चे निर्णय लेने वाली समस्या पर, जो उनको कोई चीज निर्णय लेना है, उस समस्या पे विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद विकल्पों की सूची भी बनाते हैं बच्चे हैं और इसके बाद फायदा और नुकसान पहलू पर विचार करते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे क्या हैं? इस प्रकार के बच्चे सतर्क हैं। क्या है? सतर्क है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आपका हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आपके पास है, देखता हूं क्या बताते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा, एक जो समस्या सुधारक बच्चा है, खाली स्थान, विचार के आधार पे कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक जो समस्या सुधारक बच्चा है वो किसके आधार पे जो है कि अपने कथनों और सच्चाई संभावना का मूल्यांकन करता है? पहला ऑप्शन है सौंदर्य बोध, अमूर्त या तार्किक या सृजनात्मक। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समस्या सुधारक बच्चे होते हैं, मतलब उनके सामने कोई समस्या आती है तो उसमें वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो किसके आधार पे अपने विचारों और सच्चाई मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तार्किक। तर्क के ही आधार पे तो करते हैं समस्या का समाधान। हाँ सर, तर्क के आधार पे करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न आपके पास है, देखता हूँ सीडीपी के लिए कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों ने किया है। ये पेपर देख करके पता ही चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं में आनंद लेते हुए अनुभव प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। यानी कि जिस दिए हुए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं में आनंद लेते हुए अनुभव प्रदान करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य, ड्रिल और अभ्यास का कार्य। आप लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जब बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय स्वयं आनंद लेते, उसमें रुचि उनको जागृत होती है, तो यह कहलाता है आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ये उपभोक्ता मतलब बच्चों की बात की गई है, ये उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, मतलब बच्चों का कार्य है। हाँ सर, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और इसमें 5-6 प्रश्न और आपके पास बचे हुए हैं। ये वाला जो प्रश्न यहाँ पे है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और खाली स्थान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कर्ण कोटर का, प्रत्यक्षीकरण का, अवलोकन का या गति बोधक का। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा, बहुसंवेदी बहुसंवेदी अगर शिक्षण अधिगम हो रहा है तो उस प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य का, श्रव्य का, स्पर्श का और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गति बोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूँ इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांकों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्यवाह विकास के सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों को, विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को बताना है। क्या सही आंसर आपका हो जाएगा। शरीर के केंद्रीय भाग का, जो शरीर का केंद्रीय भाग होता है उसे फिर परिधियों या आग्राह की भाग का विकास को दर्शाता है। सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्न को सही कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये मध्य क्या हो जाएगा, केंद्रीय भाग हो जाएगा। वाह क्या हो जाएगा, अग्रभाग हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्रीय भाग से अग्रांकों की ओर की विकास की यहाँ पे बात किया था, तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मध्यवाह विकास की सिद्धांतों को। यहाँ पे ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। प्रश्न हमारे पास है कि स्कूली बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पे स्कूली जो होता है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था होती है जहां पे बच्चे, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा सक्रिय होगा, बच्चा के लिए कोई ऑप्शन होगा, वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जैसे आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, एक टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं और अपने समूह के लोगों की तरह जैसे वो लोग पोशाक पहने हैं आप भी धारण कर लेते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का। तो आप क्या हो गए, अनुरूप तो ही हो गए, जैसे सभी लोग ने कपड़े पहने थे, पोशाक आपने भी पहन लिया, अनुरूप हो गए, रूप मतलब समान हो गए रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ये लीजिए अगला प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखता हूँ इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं यहाँ पे। चलिए इसका आंसर आप देंगे, क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। यानी बच्चों के अंदर जो अस्थायित्व की धारणा होती है पियाजे के किस चरण में जो है प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे पूर्व परिचालन में, मूर्त परिचालन में, औपचारिक परिचालन में या संवेदी गामक में। ठीक है, आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आप लोगों को। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, देखूंगा इसका क्या आंसर आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप पे छोड़ रहा हूँ। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि सभी लोग देखिए प्रश्न को, कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना है किसके संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुफ्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है ये किसके संदर्भ में बनाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का जो योजना है ये बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती है, यानी बालक के लिए ही तो सब कुछ है यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास बहुत ही अच्छा है। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस आयु के बच्चे, किस आयु के बच्चे जो है शब्दों को मिलाकर के छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 12
18 से 28। आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 से 24 महीने के बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को मिला मिला करके धीरे धीरे वाक्यों में कन्वर्ट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गैल्टन के द्वारा। यहाँ पे दिया गया है कि ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा सबसे पहले दी गई थी, ये बताना आपको है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टर्न के द्वारा। ये तो 30 प्रश्न हमने कराया, ये 30 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सीटेट 2026 एग्जाम के लिए। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। कितने आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।